लाला ये खुदकुश क्या होता है? लैला ने अरहान से पूछा जो कि अपने फ़ोन में घुसा जा रहा था। उसकी बात पर इसने चौंक कर लैला को देखा। तुम क्यों पूछ रही हो? अरहान ने अपने साइड पर फ़ोन रखते कहा था। वो लाला मैंने फ़ोन में देखा था ना। अब तुम बताओ ये क्या होता है? लैला ने बेताबी से उसकी जानिब देखते कहा। ये कुछ दहशत गर्द होते हैं। ना तो वो अपने ऊपर असला बांध कर किसी रश वाले वो अपने ऊपर असला बांधकर किसी रश वाले एरिया में जाकर वो बम फोड़ लेते हैं, तो उसके साथ साथ ना जाने कितने और मासूम लोग भी उस बुरी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। अरहान ने सारा कुछ बताकर इसे देखा जो फटी फटी निगाहों से उसको देख रही थी। तो लाला वो मतलब खुद को भी मार देता है? तो वो खुद को क्यों मारता है? लाला की हैरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो इसलिए कि जो इनका हेड होता है ना, वो इनकी फैमिली वालों को ढेरों सारे पैसे देता है, और वो लोग जानते हैं कि इतने पैसे वो कभी भी नहीं कमा पाएंगे, इसीलिए अपनी फैमिली के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। ज़्यादातर उनका हेड जो होता है वो गरीब लोगों को ही चूज़ करता है, ताकि इनकार की कोई गुंजाइश न रहे। फरहान ने इसकी उलझन सुलझाते कहा तो वो सर हिला गया। इन लोगों को स्लीपर सेल्स कहते हैं। इसने एक और बात बताकर उसके इल्म में इजाफा किया। स्लीपर सेल्स क्यों लाला? लाला ने एक और सवाल किया। वो इसलिए कि ये लोग आम जिंदगी से ही वो इसलिए कि ये लोग आम ही ज़िंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल जैसे हम लोग। फिर जब इन्हें ऑर्डर मिलता है तब ये जाकर खुदकुश हमला कर लेते हैं। अरहान ने इसके सर पर फिसलते दुपट्टे को सेट करते कहा। तो लाला उनको ख़त्म करने का कोई तरीका नहीं है क्या? लैला ने अपनी आंखों को हद दर्जा खोलते कहा। नहीं, उनको ख़त्म करने का कोई रास्ता नहीं है। यूँ हाँ, इनको रोका जा सकता है अगर उनके हेड को पकड़ लिया जाए तो। फिर ये सारी उम्र अपने ऑर्डर का इंतज़ार करते रहते हैं और ख़ुद ही ठंडे पड़ जाते हैं। अरहान ने कहा तो वो ओ बोलकर सर हिला गई। तो लाला, फिर हम इन्हें पकड़ क्यों नहीं लेते? लैला शायद आज सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने वाली थी। इतना आसान काम नहीं है ये, क्योंकि उनका हेड बहुत ज़्यादा चालाक होता है, मगर एक ना एक दिन लाजमी पकड़ा जाता है, क्योंकि हमारी आर्मी इंसान को पाताल में से भी ढूंढ निकालती है। अरहान की बात सुनकर वो मुस्कुराई कि वाकई हमारी आर्मी बेमिसाल है। वैसे सर रुजुहान इस पेशेंट की कुछ ज़्यादा ही केयर नहीं करते? हाले के रूम में मौजूद दो नर्सों ने बातें करते मुस्कुरा कर कहा। हाँ यार, मैंने भी नोटिस किया है। दूसरी नर्स की बात को हंस कर कहा था। हाले आंखें मूंदे लेटी थी और उनको लग रहा था कि वो सोई है। हाले उनकी बात सुनकर खुद भी हैरान हुई थी। मैंने सर जुहान को आज तक कभी एक बार भी मुस्कुराते नहीं देखा। हर वक्त बस सीरियस होकर काम करते रहते हैं। मगर एक दिन जब वो इस रूम में आ रहे थे तो वो स्माइल कर रहे थे, और वो देख कर मैं गिरने वाली थी। कसम से इतने हसीन लग रहे थे ना कि बस क्या बताऊं। उनमें से एक बोली और फिर वो दोनों हंसने लगी। वैसे कसम से यार बहुत अच्छे हैं सर जुहान। उनके लिए मेरे दिल में इज्जत बहुत है, और मुझे लगता है वो हमारी और वो और मुझे लगता नहीं है कि पेशेंट हाले को पसंद करते हैं। और अगर ऐसा है तो अल्लाह करे कि इनको इनकी मोहब्बत मिल जाए। इस नर्स की बात सुनकर हाले का दिल ज़ोर से धड़का। वो इस बात को मानना नहीं चाहती थी। आमीन आमीन। इसकी बात सुनकर दूसरी बोली और फिर वो दोनों मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद हाले ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और उन दोनों की बातें और जोहान की खुद के लिए केयर के बारे में सोचने लगी। दिल बार बार जिस चीज़ की गवाही दे रहा था वो बार बार उसे झटक रही थी। आखिर कब तक वो इसे झटकती रहती, ये तो वक्त ही बताएगा। रात के 11 बजे असवद यार हाउस के बाहर खड़ा था। रात के 11 बजे असवद यार जहांगीर हाउस के बाहर खड़ा था, जो दिखने में बहुत ही आलीशान था। घर के बाहर बहुत से गार्ड्स खड़े थे। तभी असवद यार इनकी नज़रों में आए बगैर घर के साइड में एक अंधेरे वाली जगह के ऊपर खड़ा हुआ, जहाँ से ईशा का कमरा वाज़े नज़र आ रहा था। असवद यार धीरे से आगे बढ़ा और पाइप के सहारे आराम आराम से ऊपर चढ़ने लगा। ईशा के कमरे की लाइट्स जो ऑन थी इसने ऑफ कर दी, और वो ऊपर इसके कमरे में पहुंच गया। अरे ये लाइट क्यों ऑफ हो गई? लाइट के जाते ही इसने इधर उधर देखते कहा। इसने अपना फ़ोन निकाल कर इसकी फ्लैश लाइट ऑन करनी चाहिए। तभी किसी ने अपने इसे बाजू से पकड़कर खींचा। इस अचानक अवतार पर वो घबरा गई। उसके मुंह से निकलने वाली चीख असवद यार के मजबूत हाथों तले दब गई। इस कार्रवाई की वजह से ईशा की जान हवा हो रही थी। अगर तुम्हारे मुंह से हल्की सी भी आवाज़ निकली तो यहीं पर तुम्हारा गला काट दूंगा, और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। असवद ने इसके कानों में गुराते हुए कहा तो ईशा ने खौफजदा होते अपना सर हिलाया। उसको अपनी बात मानते देख असवद ने अपना एक हाथ इसके मुंह से हटाया तो ईशा ने ज़ोर ज़ोर से सांस ली और खौफजदा निगाहों से उसकी जानिब देखने लगी, जिसका अंधेरे में बस वजूद ही नज़र आ रहा था। तुमने किसी बंदे के हाथों एक मासूम लड़की पर हमला करवाया है ना मिस ईशा जहांगीर? असफद ने आंखें और लहजे में गुस्सा समोते कहा तो ईशा की सांस अटक गई। इसको अपना अंजाम साफ नजर आ रहा था।
तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की होकर ऐसा काम करते? असफद ने तकरीबन धाड़ते कहा तो वह सहम कर 2 कदम पीछे हुई। आंखों से एकदम गर्म स्याल बहने लगा। मामा मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, मुझे छोड़ दो। ईशा ने अपने हाथ जोड़ते रोते हुए कहा। तुम्हारी खता ऐसी नहीं है कि तुम्हें माफ़ कर दिया जाए, असफद ने सर्द लहजे में कहा। इसके लहजे का सर्दपन महसूस करके ईशा मज़ीद खौफजदा हुई थी। तुम्हें मैं एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आज के बाद तुमने कोई उल्टा सीधा काम किया ना तो अपनी खैर मना लेना, और अब अगर तुम्हारे मुंह से डॉक्टर जोहान का नाम निकला तो फिर देखना। असफद के मुंह से जोहान का नाम सुनकर वो हैरान हुई। मैंने तुम्हारे अंदर एक डिवाइस लगा दी है, इसलिए जब तुम कुछ भी बोलोगी या जहाँ भी जाओगी मुझे पता चल जाएगा, सो बी केयरफुल बेबी। असफद ने इसके गाल थपथपाते इसको हैरत में डूबा छोड़कर वहाँ से चला गया। वो जानता था कि ईशा इसकी बातों में आ जाएगी, क्योंकि इसको इतनी इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं इस सब के बारे में। तभी इसने इस डिवाइस के बारे में भी झूठ बोला, और ईशा वाकई ही इसकी बात पर यकीन कर चुकी थी, और अब वो वाकई में ही जोहान से दूर रहने वाली थी। नैन अभी सोने की तैयारी करने वाली थी कि अपने फ़ोन पर आने वाली नोटिफिकेशन की आवाज़ पर इसने अपना फ़ोन उठाकर नोटिफिकेशन खोला तो दिल धड़का। जिस रोज़ हक से पहलू में बैठोगे आकर तुम, उस रोज़ हम भी चांद का दिल जलाएंगे। अरहान की जानिब से मौसूल होने वाले मैसेज को पढ़कर दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। फ़ोन हाथ में पकड़े वो अपने लब काट रही थी। जवाब देने की तो हिम्मत थी नहीं। इससे पहले कि वह फ़ोन रखती तभी एक और मैसेज रिसीव हुआ। ये जहाँ खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत, ये इंकशाफ तुझे देखने के बाद हुआ। एक और खूबसूरत शेर को पढ़कर इसके गाल गुलाबी हुए थे, हाथ हल्के हल्के कांपने लगे और सांस भी धीरे धीरे फूलने लगी। कैसी हो? अरहान की जानिब से मैसेज पर इसने गहरी सांस लेकर जवाब देने की हिम्मत इकट्ठी की। मैं ठीक हूँ, आप? अपना हाल दिल बताते इसने साथ ही इसकी तबीयत का पूछा। मैं तो भर वक्त बीमार रहता हूँ। अरहान का मैसेज पढ़कर इसके चेहरे पर फिक्रमंदी आई। क्यों, क्या हुआ है आपको? आप ठीक हैं? उसकी बात सुनकर उसने फ़ौरन से इससे पूछा था कि क्या हुआ था। अरहान को यूं अचानक और लैला ने तो कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया। बस यार क्या बताऊं, रहने दो, अरहान ने इसे तंग करते हुए कहा था। अरे क्यों रहने दो, आप बताएं ना क्या हुआ है आपको, और अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? नैन ने फ़ौरन से इसे तलकीन की। इसकी इतनी फिक्रमंदी पर वो मुस्कुरा दिया। नहीं ना, डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। अरहान का मैसेज पढ़कर वो हैरान हुई। क्यों क्यों नहीं जा सकते आप? डॉक्टर आपको किडनैप करके ले जाएगी क्या? नैन ने माथे पर बल डालते कहा। इसको अरहान की लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। हाय, इतनी किस्मत कहाँ कि डॉक्टर किडनैप कर ले, अरहान ने कहा तो वो मज़ीद हैरान हुई थी। मतलब? नैन ने ना समझी से कहा। मतलब ये कि मेरी डॉक्टर तो तुम हो ना, अरहान ने हंसते कहा तो वह सारी बात समझ गई। उसका मुंह गुस्से से फूल गया। अरहान ये कोई बात अरहान ये कोई बहुत बुरा मजाक था, नैन ने खफगी से कहा। आई एम सॉरी मेरी जान। अरहान ने फ़ौरन से अपने मजाक की माफ़ी मांगी तो उसका गुस्सा कम हुआ। यूं ही वो दोनों कुछ देर के लिए बात करते करते नींद की वादियों में गुम हो गए। डॉक्टर, अब कैसी कंडीशन है हाले की? मतलब कि क्या अब हम? अरहान ने हाले की रिपोर्ट देखते जुहान को कहा तो सबकी निगाहें जुहान पर टिक गई। अब इनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, हम इन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं, बस उनका ख्याल रखिएगा। जुहान ने हाले की जानिब एक सरसरी सी निगाह डालकर मुस्कुरा कर असवद को कहा तो कमरे में मौजूद सब मुस्कुरा दिए, और हाले की बेहतरी का सुनकर सब ने शुक्र अदा किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुहान, असफद ने कहा तो जुहान ने मुस्कुरा कर सर हिलाकर शुक्रिया वसूल किया और कमरे से बाहर चला गया। बस भाई, बहुत खिदमतें वसूल कर ली हैं, अब चुप करके घर जाकर हमारी खिदमतें करो। असफद जुहान के जाते ही हाले के सामने आते शरारत से बोला तो हाले ने से घूरा था। जी नहीं, सुना तुमने, डॉक्टर ने कहा है कि इनका ख्याल रखिएगा। सुना नहीं क्या? हाले ने इसे देखते अकड़ते कहा था। अच्छा, फिर तो जो डॉक्टर ने डाइट चार्ट बना कर दिया है इस पर भी अमल करेंगी ना आप? मसालादार कोई चीज़ नहीं खाएंगी ना आप? असफद ने इसकी जानिब देखते आंखें पटपटाते कहा तो हाले गड़बड़ा गई। अम्मी देखे ना। हाले ने फ़ौरन से सकीना बेगम की जानिब देखते झुंझला कर कहा तो असफद यार हंस दिया था। भाई तंग नहीं करो उसकी मेरी बच्ची को, सकीना ने मुस्कुरा कर कहा तो हाले ने असफद को ज़बान चिढ़ाई। इसकी इस हरकत पर सब हंस दिए तो वो खज्जल हो गई, फिर इनके साथ खुद भी हंसने लगी। अरहान अरहान अभी हम आपको इनसे मिलवाने वाले हैं जिनके साथ आपका मिशन है, और आप दोनों ने कल ही इस मिशन को तकमील तक पहुंचाने जाना है। कमिश्नर साहब के साथ खड़े ऑफिसर ने अरहान को देखते कहा जो सीधा खड़ा था। इनकी बात सुन
कर सर हिलाने लगा। एजेंट असफदयार आ जाएं। अपने सर की आवाज़ पर वो अंदर आया और आकर उन्हें सल्यूट किया और मुड़कर अरहान की जानिब देखा, जिसने इसे देखकर सल्यूट किया। जबकि अरहान को देखकर असफद हैरान हुआ। इसे लगा था कि इसके सामने जोहान खड़ा है। इसे समझ ही नहीं आया कि जोहान है या इसका हमशक्ल। हेलो, आई एम इंस्पेक्टर अरहान खानज़ादा। अरहान ने अपना हाथ असफद की जानिब बढ़ाकर कहा तो असफद यार समझ गया कि ये जोहान का जुड़वा भाई है, एजेंट असफद यार। असफद ने इसका हाथ थाम कर मुस्कुरा कर कहा तो अरहान भी मुस्कुरा दिया। हाय बॉयज़, तुम दोनों को पता है कि अब तुम दोनों को क्या करना है? तो अब आप दोनों ने कल से ये मिशन स्टार्ट करना है और इसकी जड़ तक जाकर बुराई को ख़त्म करना है। अपने सर की बात सुनकर दोनों ने यस सर कहा। तो अब आप लोग जा सकते हैं। ये बात सुनते वो दोनों वहाँ से निकल आए। ओह, अब मुझे अपने साले के साथ मिशन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसी बहाने इम्प्रेशन अच्छा डाल लूँगा। जल्दी मान जाएंगे फिर। असफद वहाँ से निकलने के बाद अपने आप को साथ बुड़बुड़ाता हुआ जा रहा था, अपने आप के साथ बुड़बुड़ाता जा रहा था और अपनी बात पर वो खुद ही मुस्कुराकर घर की जानिब चल पड़ा। मोरे, मेरी पैकिंग कर दो। अरहान अपने कमरे से निकलता लाउंज में आता बोला। इसकी बात सुनकर सब एक बार फिर से उदास हुए। इस घर की रौनक को घर से दूर जाते देख वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उनके चेहरे पर उदासी देखकर अरहान खुद भी उदास हो गया। मगर वो क्या करता, यह सब तो उसकी ड्यूटी का हिस्सा था जो कि उसे पूरा करना था। आप सब उदास तो मत हो ऐसे, वैसे भी कुछ ही दिनों में लौट आऊँगा मैं। अरहान अपनी माँ के गिर्द बाजू बांध कर मुस्कुरा कर बोला। मगर इसकी बात पर सब सिर्फ सर हिला गए। अभी भी कोई भी नहीं मुस्कुराया था। भई, ऐसे मुंह तो ना बनाओ सारे, वैसे भी मैं जैसे ही वापस आऊँगा तो फ़ौरन ही मेरी शादी होगी। सुन लो। अरहान इन सब का ध्यान इस बात से हटाते शरारत से बोला। मगर इस वक्त वो वाकई ही सीरियस था। इसने सोच लिया था जैसे ही इस मिशन को ख़त्म करके अगर वो ज़िंदा लौट आया तो फ़ौरन नैन से शादी करने का इरादा कर चुका था। और अब इसने शरारत में ही सही मगर सबके सामने ये बात कर दी थी। इसकी बात सुनकर सब ने हैरत से इसे देखा कि किसी को अरहान से इस बात की तवक्को नहीं थी। क्या तुम सच बोल रहे हैं लाला? लैला ने फ़ौरन से उछलते खुश होते कहा तो वो मुस्कुरा दिया, जबकि बाकी सब भी अरहान की जानिब देखते इसके जवाब के इंतज़ार में थे। हाँ हाँ लाला की जान, ये सच है। हम बस कुछ ही दिनों में ये मिशन ख़त्म कर लेंगे तो वापसी पर फ़ौरन से मेरी शादी की तैयारी करो। इसने कहा तो लैला चहक गई। अपने भाई की शादी का तो इसे न जाने कितने अरसे से इंतज़ार था। तो तुमने मतलब लड़की देख रखा है क्या? रज़िया बेगम इसके जाने मशकूक निगाहों से बोली। तो उसने मासूम शक्ल बनाते सर असबात में हिलाया। इसको यूं मासूम सी शक्ल बनाते देख रज़िया बेगम ने अफसोस से सर झटका था। लाला, कौन है वो? हमको तो बताओ। लाला ने फ़ौरन से इसके करीब आते इसका बाजू थामते कहा। नहीं, अभी नहीं, जब वापस आ जाऊंगा तो तब बताऊंगा। लैला की उम्मीदों पर पानी फेरते इसने कहा तो लैला मुंह बना गई। बस ठीक है फिर, हम अभी से तैयारी कर लेते हैं क्योंकि तुम्हें आने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगेंगे। इतने वक्त में अब के खानज़ादा साहिब सुनकर बोले थे तो अरहान समेत सब सर हाँ में हिला गए, जबकि जोहान सिर्फ सबका मुंह देखता जा रहा था और इसी बात की उम्मीद कर रहा था कि कोई इससे भी बोले कि अब इसकी भी कर देंगे। मगर इस वक्त कोई ऐसा नहीं बोला था। जब अरहान सब जब अरहान सबको नैन के बारे में बताएगा तब मैं भी सबको नूर के बारे में बता दूंगा। जोहान खुद ही दिल दिल में बोलकर मुस्कुरा रहा था। अब इससे कहाँ सब्र होना था। जब अरहान की होने लगी थी तो फिर वो क्यों पीछे हटता। बस चलो ना मोरे, आप मेरी पैकिंग कर दो। अरहान रज़िया बेगम का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते बोला तो वो भी उनके साथ चली गई। जबकि लैला तो खुशी से अपना फ़ोन उठाते जल्दी से नैन और हाले को ये खबर सुनाने बैठ गई और जोहान खुद भी अपनी शादी के ख्यालों में खो गया, जबकि खानज़ादा साहिब खबरें सुनने में मसरूफ़ हो गए थे। नैन, तुमको बताऊं, लाला अभी ना मिशन पर जा रहा है और जब वो वापस आएगा तो हम उसकी शादी कर रहा है। नैन ये खबर सुनकर एक पल को तो सिर्फ रुक गई क्योंकि इसे लगा शायद इन लोगों ने लड़की देखी है और अपनी पसंद से इसकी शादी कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं उनकी शादी? नैन ने धड़कते दिल से सवाल किया। वो लाला ने खुद पसंद किया है, वो कह रहा है कि वापस आने के बाद बताएगा। लैला ने कहा तो वो पुरसकून हुई क्योंकि बातों ही बातों में वो इससे ये बात कह चुका था कि वह अपने अम्मी अब्बू से इस बारे में बात करेगा। अच्छा। नैन से कुछ बोला नहीं जा रहा था। एक तरफ अपनी मोहब्बत मिलने पर खुश तो दूसरी जानिब इसे यूं दूर जाने पर उदासी भी थी। दिल में वसवसे आ रहे थे कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए, मगर फिर दिल को समझा देती और इसकी सलामती की दुआ करती। अम्मी, कल जा रहा हूँ मैं मिशन पे, तो सारा सामान पैक कर दे। असमद हाले के कमरे में आकर बोला तो वो उदास होकर सर हिलाती उठ गई थी क्योंकि वो जानती थी उनका बेटा इस मुल्क का मुहाफिज है।
न जाने कितने ही फौजी जवान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपने घरों से, अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों, बहन भाइयों को से दूर रहते हैं ताकि उसके मुल्क की हिफाजत कर सके, ताकि कोई भी मैली आंख से उनकी तरफ देख ना सके। असफद यार बहुत ही मरतबा मिशंस पर जा चुका था। तभी वो समझ चुकी थी कि हर वक्त वो घर पर नहीं रहेगा। जब जब इस कौम को इसकी ज़रूरत होगी, वो तब तक वहाँ पर मौजूद रहेगा। असफी, तुम जा रहा है कल? हालिया इसकी बात को सुनकर नम आंखों से बोली तो असफद फौरन से इसके करीब आया और इसके करीब बैठ गया। हाले, भाई की जान, तुम्हें तो पता है ना भाई की ड्यूटी का, तो बस फिर अब रोना नहीं। एक आर्मी ऑफिसर की बहन हो तुम, मजबूत बनो। असफद इसके माथे से बाल हटाकर मुस्कुराता बोला तो आंसुओं को अपने अंदर उतारने लगी। कब आओगे फिर? हलक में फंसे आंसू के गोले की वजह से आवाज़ अभी भी भारी हो रही थी। बस आ जाऊंगा कुछ दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगेंगे। अशरफ के बताने पर वो पुरसकून हुई। इसे लगा कि शायद वो महीना या साल के लिए जा रहा है, मगर 10 दिनों का सुनकर वो पुरसकून हो गई और इसकी सलामती की दुआएं करने लगी। अगले दिन का सूरज तुलू हो चुका था और हर तरफ अपनी किरणें फैला चुका था। चिड़िया अपने घोंसलों से निकलती रिस्क की तलाश में निकल चुकी थी। हर तरफ अमन की पुरसकून सी फिजा फैली थी। सभी अपनी धुन में मगन थे। वहीं अरहान सुबह का जागता तैयार हो रहा था, साथ में अपनी अम्मी को हिदायत भी कर रहा था। आज खिलाफ तवक्को लैला भी जल्दी जाग कर अपनी थोड़ी के नीचे हाथ रखे अरहान को इधर उधर होता देख रहा था। सभी आज घर पर रुके थे ताकि इसको अच्छी तरह से अलविदा कर सके। जोहान अभी कुछ देर पहले ही इसे लेने अपने कमरे में आया था, जबकि खानजादा साहिब भी वहीं लैला के पास बैठे थे। क्या हुआ लाला? ऐ- क्या हुआ लाला की जान? ऐसे क्या देख रही हो? लैला पर नज़र पड़ते अरहान ने मुस्कुरा कर कहा तो लैला ने मुंह बसोरा था। लाला, तुम क्यों जा रहा है? लैला ने बुझे दिल से धीरे से कहा तो अरहान मुस्कुराया। लाला की जान, परवाह क्यों कर रही हो तुम? मैं कुछ ही दिन में आ जाऊंगा, और वैसे भी तुम बस शादी की तैयारी में मसरूफ हो जाओ। अरहान ने शोक लहजे में कहा तो वो भी मुस्कुराई थी। अभी कुछ देर वो तैयार हो गया अभी कुछ ही देर तक वो तैयार हो गया तो सब इसके साथ लाउंज तक निकल आए। लैला और रज़िया बेगम का तो इसको जाते देख आंखें ही नम हो रही थी, जबकि जुहान और खानजादा साहिब भी उदास निगाहों से इसे देख रहे थे। मोरे, रो तो नहीं, तुम दुआओं में रुखसत करो मुझे। अरहान ने रज़िया बेगम को रोते देख कर इन्हें गले लगाया तो वो भी सर हिलाते इसके ऊपर दुआएं पढ़कर फूकने लगी। अपनी माँ से मिलने के बाद अरहान खानजादा के पास आया जिन्हें इन अपनी माँ से मिलने के बाद अरहान खानजादा साहिब के पास आया, जिन्होंने इन्हें फ़ौरन से गले लगाया। अपना ख्याल रखना। खानजादा साहिब ने इसका कंधा थपथपा कर कहा तो वो जी बाबा बोलकर जोहान की जानिब बढ़ा। यूं ही एक एक करता वह सबसे मिलकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गया। ये जवान हमेशा ही अपने मुल्क की खातिर, अपने ख़ानदानों से, अपने प्यारों से सबसे दूर हो जाते हैं और अपने वतन की खातिर जान कुर्बान कर देते हैं। असफल, नहीं जाओ ना यार। हाले ने इसे जाते देखकर मुंह बनाकर कहा तो वो मुस्कुराता उसके करीब आया। मेरी बहन, अभी मुल्क को मेरी ज़रूरत है, और वैसे भी फ़र्ज सबसे पहले। असफद यार ने हंसकर कहा तो वो भी हंसती थी। अपना ख्याल रखना और कोई उल्टी सीधी चीज़ मत खाना, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो तुम। असफद इसका माथा चूम कर इसे हिदायत देता कुछ ही देर में सबसे मिलता वहां से निकल गया था। सबने से दिल से यही दुआ दी थी कि इसकी मंजिल कामयाब हो और इसको मिशन में फतह नसीब हो। ये एक छोटा सा घर था, मगर इतना भी छोटा नहीं था जिसमें असफद यार और उसकी टीम थे। वहाँ उनके लिए एक रूम भी सेट था जिसमें उन्होंने प्लान्स बनाने थे। अरहान और बाकी सब लोग भी अपना सामान हर जगह सेट कर चुके थे, क्योंकि वह सब थोड़ा सा थक भी गए थे। इसीलिए उन्होंने थोड़ी सी देर आराम करने का सोचा। तकरीबन 3 घंटे के बाद वो सारे इस रूम में इकट्ठा हो चुके थे और वहाँ रखी चेयर्स पर बैठ गए। जब असफद यार खड़ा हुआ होकर इनको गाइड करने लगा। चुनांकि असफद इन सब में से सीनियर था, तभी वो इन्हें गाइड कर रहा था। अजमेर को पकड़ना हमारे लिए ना तो इतना मुश्किल है और ना ही इतना आसान। जैसा कि हम सबको पता है कि इसके घर के बाहर और इसके साथ हर वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं, तो ये सब इतना आसान नहीं है। इसीलिए हमें सारी डिटेल्स मालूम करनी है। तो इसी वजह से मैंने कुछ दिन पहले ही सारी मालूमात निकलवा ली थी कि वो कब जाता है, कब वापस आता है, कितनी फोर्सेस होती हैं इसके साथ, सब कुछ, जिस पर हमने कल ही से काम शुरू करना है। आज मैं आपके साथ सारे प्लान्स शेयर करूंगा जिस पर हमने कल अमल करना है। असवद ने सबको कहा तो सब इसकी बात सुनकर सर हिला गए। फरहान असवद की इतनी तेज़ी और होशियारी पर मुतासिर हुए बिना नहीं रह सका था। यूं ही वो सब काफ़ी देर बैठे इन सब के बारे में बातें करते रहे और कल के लिए खुद को तैयार करने लगे।
लैला और नैन आज हाले के घर जा रहे थे ताकि इसका हाल चाल पूछ सके। वैसे तो वो दोनों रोज़ इससे फ़ोन पर बात करती थी, मगर आज दोनों ने इससे मिलने का फ़ैसला किया था। चुनाकि अरहान तो जा चुका था, तभी जुहान इन दोनों को वहाँ छोड़ने गया और इन दोनों को वहाँ ड्रॉप करके इसने वापसी की राह ली। बेटा आप? सकीना बेगम ने दो अनजान लड़कियों को अपने घर में देख कर कहा। वो आंटी हम ना हाले का दोस्त है, हम इसे मिलने आया है। लैला के बताने पर वो मुस्कुराती उन्हें अंदर ले आई। जबकि लैला की तरह जबकि हमेशा की तरह लैला के लबो लहजे पर सकीना बेगम भी मुस्कुराई थी। बेटा वो सामने हाले का कमरा है, आप जाओ उससे मिल आओ, मैं तब तक कुछ लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। सकीना बेगम ने इन्हें हाले के कमरे का रास्ता बताया तो वो दोनों सर हिलाकर अंदर चली गई। हाले जो कि असवद के जाने की वजह से काफ़ी उदास और बोरियत महसूस कर रही थी, तभी अपने फ़ोन को लेकर बैठ गई और इसमें से नॉवल निकाल कर पढ़ने लगी। दरवाजे की खटखट की आवाज़ पर इसने सर उठाकर देखा तो हैरान रह गई। लैला नैन, तुम दोनों यहाँ? हाले ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से कहा तो वो दोनों मुस्कुराकर उसके बेड के करीब बैठ गई। हाँ, हमने सोचा कि तुमसे मिलाएं, हमको तुम्हारा याद आ रहा था, लैला ने कहा। तो इसकी बात पर हमेशा की तरह नैन ने ज़ोर शोर से सर हिलाकर इसकी बात में हक का साथ दिया। बहुत अच्छा किया तुम आ गए, असफद भी चला गया, मैं बहुत बोर हो रही थी, हाले ने जल्दी में मुंह बसोर कर कहा। जबकि इसकी बात पर लैला ठिठक गई। कहाँ चला गया तुम्हारा भाई? लैला ने आम से अंदाज में कहा, जबकि दिल इसके जिक्र पर अजीब ही हो गया था। उसके नाम से इसकी बदलती धड़कनें, बेतरतीब होती सांसें, खून की रवानगी में यूं लगता है जैसे तेजी आ गई हो। वो हाँ, वो पप्पो की तरफ गया है, कुछ दिन के लिए ज़रूरी काम है इसे। हाले से कोई बात नहीं बनी तो जो मन में आया वो बोल दिया। अगर असवद सुन लेता कि इसने ये कहा तो वो दो चार लगा देता, क्योंकि इसे तो हमेशा से पप्पो और उनकी बेटी से चिढ़ थी। अच्छा सही, लैला सर हिलाकर बोली और उसके बाद वो तीनों ही अपनी बातों में मगन हो गए। और एक खूबसूरत सा दिन एक साथ बिताकर वो दोनों अपने घर को चल पड़ी। कल का सारा दिन लगाकर वो आज तैयार बैठे थे अपने दुश्मन को पकड़ने। जोश और जज्बा इनकी आंखों से टपक रहा था, और अगर कोई देख ले तो वैसे भी रास्ते से हट जाए, मगर शायद अजमेर इसके साथी इनके हाथों जलील होकर मरने आए थे। हम सब जानते हैं कि दिन के 1:30 बजे अजमेर अपने साथ दो गाड़ियों को लिए आगे जाता है, और आगे का रास्ता भी सुनसान है। गार्ड्स भी बाकी दिन के मुनासबत से इस वक्त कम होते हैं, तो हम रास्ते में ही इनके लिए जाल बिछा देंगे और फ़ौरन ही इन पर हमला कर देंगे। लेकिन याद रहे अजमेर को ज़िंदा पकड़ना है, किसी भी हाल में। असफर ने इन्हें गाइड करते कहा तो सब यस सर बोल उठे थे। चलो फिर निकलते हैं, अरहान ने कहा। तो फिर सब ही अपने ज़रूरत का सामान उठाए वहाँ से चल पड़े और फिर रास्ते में तैयार बैठे अपने शिकार को जाल में फंसने देखने का इंतज़ार करने लग गए। अब से अजमेर के सारे अच्छे दिन ख़त्म हो चुके थे। अल्लाह ने शायद अपनी खुली छोड़ी रस्सी खींच ली थी। शायद आज इसे इन सब मजलूम लोगों की बद्दुआओं के लग जाने का दिन था। अगर वो जान जाता कि आज इसके साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला है तो वो अपने कमरे से भी ना निकलता, मगर अब तो सब कुछ होने ही वाला था। वो देखो, गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी, अरहान ने दूर से आती दो गाड़ियों को देख कर कहा। तो सब ने निगाहों के ताक़ुब में देखा, जहाँ से दो काली गाड़ियाँ तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, जिन्हें देखकर वो जल्दी से अपनी पोजीशन संभाल चुके थे और ख़ुद को छुपाने लगे। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक दी? क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी के रुकने पर अजमेर ने अपनी निगाहें मोबाइल से हटाते कहा, साईं वो दरख्त गिरा है। अजमेर के ड्राइवर ने मुड़कर इसको कहा, तो जाओ जाकर साइड पकड़ो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अजमेर ने निहायत ही बदतमीज़ी से कहा तो वो फ़ौरन से बाहर निकला। इसके साथ वाली दूसरी गाड़ी में से भी इसके गार्ड बाहर निकल आए और रास्ते में पड़े इस बड़े से दरख्त को हटाने लगे। इनको दरख्त हटाते अभी 2 मिनट हुए थे कि असवद और इसकी टीम ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। अपने इर्द गिर्द इतने सारे बंदूकों को देखकर वो सारे घबरा कर अपनी बंदूकों की जानिब बढ़े, जबकि अजमेर भी इस अचानक कार्रवाई पर गड़बड़ा गया था। असफद और उसकी टीम ने बगैर वक्त ज़ाया किए इन पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी, मगर असफद और अरहान, आदिल और बाकी काफ़ी ट्रेंड थे और इनकी आंखों में हर चीज़ कर देने का जज्बा था। तभी कुछ ही देर में इनके आधे से ज़्यादा साथियों को उन्होंने ढेर कर दिया। ये सारा वाक़या देखकर अजमेर हद से ज़्यादा घबरा गया। इसको बस किसी तरह यहाँ से भागने की जल्दी थी। इन सबको आपस में लगा देखकर इसने आराम से बिना आवाज़ पैदा किए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और वहाँ से चुप कर निकलने लगा। उसको लगा कि शायद वो इन सब में कामयाब हो रहा है, मगर अरहान की नज़रें इस पर पड़ चुकी थी। तभी वो इसको भागते देखकर मुस्कुराया और तेज़ी से इसके पास आया।
अरे अरे साईं, किधर जा रहे हैं? ज़रा हमें भी तो खिदमत का मौका दें, अरहान ने इसके सामने जाते कहा था। जबकि अरहान को अपने सामने देखकर वो घबरा गया और इस पर वार करने लगा जो अरहान नाकाम बना गया था। कुछ ही देर में अरहान ने इसे निढाल कर दिया और इसके सर के पीछे वार किया, जिससे अजमेर अपने होशो हवास खो बैठा। अजमेर को घसीटते वो इनके करीब ले आया, जो इन सबको सबक सिखाते अब सुख का सांस ले रहे थे। अजमेर को अपने सामने देखकर सबकी आंखों में उसके लिए नफरत पैदा हुई। फेंक दो इसे गाड़ी की डिग्गी में, असफदयार ने नफरत से इसके वजूद को देखते कहा। दो दो ऑफिसर्स ने मिलकर इसके वजूद को उठाया और गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया, और फिर वो सारे वहां से निकलते दोबारा से अपने घर में आ गए, जहां वो कयाम पजीर थे। होश में लाओ इसे, असवद साथ खड़े आदिल को कहने लगा तो इसने सर हिलाकर पानी की बाल्टी अजमेर के ऊपर अंडेल दी। अपने ऊपर गिरने वाले पानी की वजह से अजमेर हड़बड़ाकर होश में आया। होश में आते ही सब कुछ होश में आते ही कुछ देर तो इसे समझ नहीं आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है, मगर जैसे ही दिमाग बेदार हुआ धीरे धीरे सब याद आना शुरू हुआ तो जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। इसने नज़र उठाकर सामने देखा तो असफद यार, अरहान, आदिल और सब मुस्कुराकर उसे देख रहे थे। अजमेर समझ गया कि वह आर्मी के हाथ लग गया है और अब उसकी खैर नहीं है। उसने खौफजदा निगाहों से सबको देखा। देखो, मुझे जाने दो, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, जितने पैसे मांगोगे वो मैं दूंगा, इतने के सारी उम्र बैठ कर खाओगे। अजमेर ने अपने ती इनको लालच दी थी। इसको लग रहा था शायद हर कोई पैसे का भूखा होता है, मगर वो नहीं जानता था कि कुछ अपने रब के अच्छे और सच्चे बंदे भी होते हैं। अजमेर की बात सुनकर सब कहका लगाकर हंसने लगे। उनको यूं हंसता देखकर अजमेर ने नासमझी से देखा। उसे समझ नहीं आई कि इसने ऐसी कौन सी बात कर दी जिसकी वजह से वो सब हंस रहे हैं। अच्छा, तो कितने पैसे दोगे तुम हमें? असवर ने इसके करीब झुकते कहा था। जितने तुम मांगोगे दूंगा, अजमेर ने फौरन से कहा तो असवद यार तंजिया मुस्कुराया था। चलो बस अब हंसी मजाक बंद करते हैं और मुद्दे की बात पर आते हैं। असफद ने संजीदा होते कुर्सी घसीट कर रैन इसके सामने रखते इस पर बैठते कहा तो सारे संजीदा हो गए और अजमेर की जानिब देखने लगे, जो काफ़ी खौफजदा लग रहा था। तो मेरी बात सुनो अजमेर साईं, अगर जो मैं तुमसे पूछूं तुमने फ़ौरन से ठीक ठीक जवाब दिया तो तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी, वरना तुम अभी हमें जानते कहाँ हो। असफद ने हल्के फुल्के लहजे में से धमकाया तो अजमेर ने थूक निकला। जो ड्रग्स यूनिवर्सिटी से सप्लाई कर रहे थे तुम, वो खुद कर रहे थे या किसी के कहने पर? असफद ने सर्द लहजे में कहा तो अजमेर इसके सवाल और इसके अंदाज दोनों पर घबराया था। मम्मा, मैं खुद कर रहा था। अजमेर ने बजाय उस बंदे का नाम लेते इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। जबकि इसका जवाब सुनकर असफद मुस्कुराया। वो जानता था वो झूठ बोल रहा है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? आदिल, सामान लेकर आओ। असफद ने उसकी जानिब देखते कहा तो आदिल सर हिलाते असफद का बड़ा सा डब्बा, जिससे वो मुजरिमों को टॉर्चर करता था, उसके सामने रखने लगा। अजमेर इस डब्बे को देखकर बहुत डर रहा था कि ना जाने उसमें क्या हो, मगर जब असफद ने वो खोला तो इसकी आंखें फटने के हद तक फैल गई। असफद ने इसमें से वही फिंगर कटर निकाला जिससे इसने इसके प्रिंसिपल की उंगली काटी थी। असफद ने इस कटर के दरमियान में अजमेर की उंगली रखी तो अजमेर तड़प गया और मुज़ाहमत करने लगा। न न नहीं, प्लीज़ नहीं करो। अजमेर तड़प कर रोते बोला। उससे यह तसव्वुर भी नहीं हो रहा था कि कोई उसकी उंगली काट रहा है। आज जब इस पर वक्त आया तो रूह ऐसे कांप रही थी, मगर जिन जिन के साथ इसने बहुत ज़्यादा बुरा किया था उनकी दर्द की से कोई परवाह नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जालिम की रस्सी दराज करता है तो कुछ वक्त के लिए करता है, मगर जब खींच लेता है तो कभी नहीं छोड़ता। असवद ने अजमेर की हालत देखते कहा तो अजमेर इसकी बात सुनकर साकित हो गया। तो क्या अब मैं तो क्या अब वो मर जाएगा, ये सब छोड़ जाएगा? इतना पैसा? इस सख्त वक्त में अजमेर को अपने गुनाहों की नहीं बल्कि दुनियावी चीज़ों की पड़ी थी, जो महज एक धोखा है, जो फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली। मगर अजमेर को ये कौन समझाए, इसके वहम गुमान में भी ये सब नहीं होगा जो आगे इसके साथ होने वाला था। उसकी रस्सी खींच ली गई थी और अब जल्द ही वो अपने रब के पास लौटने वाला था, मगर इसको लग रहा था कि बस यही दुनिया है और यहीं पर सब कुछ है। आखिरत को वो भूल चुका था, अपने रब को वो भूल चुका था। मैं बताता हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ मत करो। अजमेर ने फ़ौरन ही अपने अंजाम से घबराते कहा। उसकी बात सुनकर असफद ने अपना कटर हटा लिया। मैंने खुद कुछ नहीं किया, साईं के कहने पर किया था, अजमेर ने कहा तो सबके माथे पर बल पड़ गए। कौन, किसकी बात कर रहे हो, सही से बताओ। असफद ने फ़ौरन से इसके करीब होते सख्त लहजे में कहा। न नहीं, मैं नहीं बता सकता।
अजमेर ने फ़ौरन से इनकार करते कहा तो असफद यार ने कटर इसकी उंगली के बीच रखा और इसकी एक उंगली काट दी। उंगली के कटते ही इसकी दर्दनाक चीखें इस कमरे में गूंजने लगी, जबकि अरहान का तो ये सब देखकर दिल मुंह में ही आ गया था। उसने पुलिस में टार्चर किया था मुजरिमों को, मगर ऐसा इसने कभी नहीं किया था और ना ही कभी देखा था। इसने फ़ौरन से अपना चेहरा मोड़ लिया। जबकि असफदयार और आदिल तो इस सब के आदी थे, तभी आराम से इसे चीखते हुए देखने लगे। कुछ देर के बाद अजमेर पुरसकून हुआ तो वो सब उसकी जानी मुतवज्जे हुए। बताते हो या काटूं अगली उंगली? असवद ने कटर इसकी आंखों के सामने लहराया तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। पहले ही इसकी एक उंगली का दर्द इससे सहा नहीं जा रहा था कि वो अगली उंगली काटने को बोल रहे थे। वो वो उसका का नाम जलाल है, इन स्लीपर सेल्स का हेड। और अजमेर बोलते बोलते रुक गया। इसने सोच लिया था जब वो नहीं बचेगा तो ये लोग क्यों आराम से रहेंगे। तभी इसने इनका भाड़ा फोड़ने का सोच लिया। ये उधर कश्मीर के इलाके में रहता है और कल ही इसने इस गांव की एक बड़ी मस्जिद में खुदकुश हमला करवाने का हुक्म दिया है, जो कि कल हो जाएगा। अजमेर की बात सुनकर वो तीनों घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि कल जुम्मा था तो गांव की यह मस्जिद पूरी भर जाती थी। तभी उन्होंने इस दिन का इंतखाब किया था। पूरा पूरा बताओ, असफद ने इसका जबड़ा पकड़ते कहा तो अजमेर उसको वो सारी बातें बताने लगा जो वो जानता था। अब वो सारे इस बात से परेशान थे कि अगर वो इस बम को फटने से नहीं रोक पाए तो, मगर आगे क्या करना था वो तो अल्लाह ही जानता था। और बेशक अल्लाह